आप सबको मेरा नमस्कार। सीबीएसई ने इंग्लिश कोड 301 क्लास 12 तक के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस जारी किया है ऑफिशियली अपने वेबसाइट पे। तो उसी को हम अभी सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो चलिए इसमें अनसीन पैसेज में फर्स्ट को पढ़ते हैं। वाई बी अ टीचर, द शॉर्ट आंसर इज ईजी। कि क्यों टीचर बना जाए, इसका जो छोटा आंसर है वो है आसान होता है। ये इसमें देखिए बताया है, टू विटनेस द डाइवर्सिटी ऑफ ग्रोथ इन यंग पीपल एंड देयर जॉय इन लर्निंग, to encourage lifelong learning both for yourself and for others, to experience the challenge of devising and doing interesting exciting activities for the young। तो जो नए बच्चे होते हैं उनके डाइवर्सिटी ऑफ ग्रोथ को देखना, उनके लर्निंग के जॉय को एंजॉय करना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग करना खुद के लिए और दूसरों के लिए, और एक्सपीरियंस करना उस चैलेंज को, और इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ नौजवानों के साथ में करना, ये सब एक टीचर के लाइफ का पार्ट होता है। There is more to be said about the value of teaching. Consider, for instance, the young people referred to above. In one class they could be 6 years old, in another they could be 16 or even older. They could be rich, poor or somewhere in between. There are all sorts of possibilities, but whoever the particular students are, they will have potential as human beings, possibly not yet realized, that can contribute to society. A teacher's job, in fact a teacher's privilege, is to help a particular young people to realize their potential। इसमें कहने के लिए और भी बहुत ज़्यादा है, वो है वैल्यू ऑफ टीचिंग के वैल्यूज़ के ऊपर। क्योंकि एक तरफ आप 6 साल के बच्चे को पढ़ाते हैं, एक तरफ आप 16 साल या उससे बड़ों को पढ़ाते हैं। उसमें गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, बीच वाला भी हो सकता है, सभी प्रकार की संभावनाएँ हैं। लेकिन एक टीचर का जो सबसे बड़ा काम है वो एक स्टूडेंट के अंदर के छुपे हुए पोटेंशियल को बाहर निकालना, जो उसको उसने रियलाइज़ नहीं किया है, जिससे वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके। और यही टीचर का प्रिविलेज भी है, ताकि वो जो यंग लोग हैं, नए बच्चे हैं, उनको उनके पोटेंशियल से रियलाइज करवा सके। सेकेंड पढ़ते हैं, एज अ टीचर यू विल बी एबल टू ले द ग्राउंड वर्क फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। यू विल अपन वर्क विथ स्टूडेंट्स लॉन्ग इनफ टू कन्वे अ क्रूशियल मैसेज। देयर इज मच इन लाइफ टू लर्न, मोर देन एनी वन टीचर और स्कूल कैन प्रोवाइड इन अ लाइफ टाइम। तो एक टीचर के रूप में आप कोई ग्राउंड वर्क मिलता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का। आप जो है काम करते हैं बच्चों के साथ, ताकि आप उनको एक क्रूशियल मैसेज दे सकें कि लाइफ जो है ना, उसी का नाम लर्निंग है। लाइफ इज़ लर्निंग एंड लर्निंग इज़ लाइफ। और सबसे बड़ा एक टीचर होने का ही फ़ायदा है, क्योंकि ये कोई भी स्कूल आपको इस टाइप का लाइफ टाइम लर्निंग का जो सिस्टम है वो नहीं दे सकता। वाट एवर यू टीच, इट्स इमेंसिटी कैन बी अ सोर्स ऑफ क्यूरियोसिटी, वंडर एंड एक्साइटमेंट। Learning, when properly understood, is never ending, though it often focuses on short-term, immediate concerns. As a teacher, you will have an advantage not shared by every member of society. The excuse not only to teach valuable knowledge and skills, but to point students beyond what they will be able to learn from you। तो देखिए इसमें पता चल रहा है कि जो आप सीखते हैं और जो आप पढ़ाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होता है, वंडर होता है, एक्साइटमेंट होता है। लर्निंग का सीधा मतलब है कि लर्निंग नेवर एंड्स, लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन ये आमतौर पे शॉर्ट टर्म पे फोकस होता है, और इमीडिएट कंसर्न्स, जो अभी अभी के कंसर्न्स होते हैं, उसके ऊपर फोकस होता है। लेकिन एक टीचर के रूप में आपके पास एडवांटेज है, जो कि सोसाइटी के बाकी मेंबर के पास नहीं है, कि आप हमेशा एक वैल्यूबल नॉलेज और स्किल को टीच करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि स्टूडेंट जो है ना, आपसे आपके लर्निंग से ज़्यादा सीखते हैं, जो कि आपके बिहेवियर और करेक्टर से रिलेटेड होता है। अब इसका थर्ड पार्ट है, वाट एवर यू टीच यू विल बी एबल टू फील द सेटिस्फेक्शन ऑफ डिजाइनिंग एंड ऑर्केस्ट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ दैट कम्युनिकेट न्यू आइडियाज़ एंड स्किल इफेक्टिवली। जो भी आप पढ़ाते हैं उसके लिए आप संतुष्टि महसूस कर सकते हैं कि आपने उसको डिज़ाइन किया है और बिल्कुल उसको एक क्रम में जमाया है, जिससे कॉम्प्लेक्स जो एक्टिविटीज़ है उसको आप नए आइडियाज़ और स्किल के साथ काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। द चैलेंज इज अट्रैक्टिव to many teachers because that is where they exercise judgment and artistry freely and frequently। तो एक आर्टिस्ट जिस प्रकार से फ्री और फ्रिक्वेंट होकर चीज़ों को करता है, उसी प्रकार से एक कई टीचर जो है ना, इस चैलेंज को काफ़ी अट्रैक्टिव लेते हैं और उसमें अपने जजमेंट को एक्सरसाइज करते हैं। टीचिंग विल नीड यू टू नो हाउ टू एक्सप्लेन आइडियाज़ क्लियरली, टू प्रेजेंट न्यू मटेरियल्स इन अ सेंसिबल सीक्वेंस एंड एट एन एप्रोप्रिएट पेस, टू पॉइंट आउट कनेक्शंस बिटवीन देयर न्यू लर्निंग एंड देयर प्रियर एक्सपीरियंसेस। तो टीचिंग आपको बताता है, आपके लिए ज़रूरत बनाता है कि आप अपने आइडियाज़ को क्लियरली प्रेजेंट करें, नए मटेरियल्स के साथ में, बहुत ही सेंसिबल सीक्वेंस के साथ में और एक सही रफ्तार में।
जिससे जो कनेक्शन है नए लर्निंग का और पुराने अनुभवों का वो आपस में जुड़ जाए। अब फोर्थ पढ़ते हैं, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लासरूम लाइफ गारंटीज दैट टीचिंग नेवर नीड्स टू गेट बोरिंग, समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग इज बाउंड टू आकर व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है, जो जटिलता होता है क्लासरूम में, वो जीवन में एक चीज़ का गारंटी देता है कि टीचिंग जो है कभी भी आपको बोरिंग नहीं लगेगा और हमेशा कुछ नया और कुछ एक्साइटिंग जो है ना इसके साथ जुड़ा रहेगा, जिसको आप हमेशा एक्सेप्ट कर सकते हैं। अ स्टूडेंट शोज एन इनसाइट दैट यू नेवर एक्सपेक्टेड टू सी आर फेल्स टू शो वन दैट यू आर श्योर ही हैड। अब देखिए, मैं जितना बच्चों को पढ़ाया हूँ तो मेरा भी एक्सपीरियंस है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन उनसे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, और जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते रहते हैं वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आफ्टर टीचिंग अ पर्टिकुलर लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेवरल टाइम्स यू रियलाइज दैट यू अंडरस्टूड इट डिफरेंटली देन द फर्स्ट टाइम यू टॉट इट। तो किसी चीज़ को बार बार पढ़ाने पे हम ये समझते हैं, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है उसको रियलाइज करते हैं कि हमने जो पहली बार पढ़ाया था और बाद में जो हम समझ रहे हैं बिल्कुल दोनों अलग अलग है। द जॉब नेवर स्टेज द सेम, और ये काम हमेशा एक जैसा नहीं होता। इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअली एज लॉन्ग एज यू कीप टीचिंग, और ये हमेशा इवाल्व होते रहता है, नया नया इसमें जुड़ते रहता है जब तक आप पढ़ाते रहते हैं। यू विल हैव अ जॉब विथ नॉवेल्टी, और आपका ये जो काम है ना काफ़ी पवित्र है, काफ़ी नॉवेल है और नॉवेल्टी से भरा हुआ है। अब चलिए इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज। तो इसमें से कौन सा जो है ना सबसे अच्छे से इस पैसेज के ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसमें है कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो देखिए, इनमें कंपेयर और कंट्रास्टिंग इन्फॉर्मेशन तो हमको कहीं पे बताया नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है गलत है। बी है ब्रिंगिंग इन पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट पीपल टू मेक अ पॉइंट। तो इसमें पर्सनल अकाउंट के बारे में भी अलग अलग लोगों का कहीं पे बताया नहीं गया है। सी देखिए, इंट्रोड्यूसिंग सर्टेन पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनिंग देम इन सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स। बिल्कुल यही है कि कुछ पॉइंट को यहाँ उठाया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और सब्सिक्वेंट पैराग्राफ में उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डी जो है रिमिनिसिंग अबाउट इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट टू सपोर्ट द डिटेल्स गिवन। तो इसमें कोई इवेंट पास्ट वाले को तो बताया नहीं गया है, तो ये भी ऑप्शन डी जो है ना गलत होगा। क्वेश्चन सेकेंड है, व्हाट आर द ऑथर्स मोस्ट लाइकली रिफरिंग टू व्हेन दे से शॉर्ट टर्म इमीडिएट कंसर्न्स। जो शॉर्ट टर्म इमीडिएट कंसर्न्स के बारे में ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं, और कहाँ से बता रहे हैं, पैरा 2 से, जिसको हमने अच्छे से समझा है कि लर्निंग व्हेन प्रॉपर्ली अंडरस्टूड इज नेवर एंडिंग इवन दो इट ऑफन फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म इमीडिएट कंसर्न्स। तो लर्निंग जो है ना अगर अच्छे से समझा जाए तो कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम रट्टा मार विधि में चले जाते हैं और अभी अभी के कंसर्न्स को देखते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, ये बोलता है द एक्सेसिव फोकस ऑन क्विक मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स। तो कई बार हम एक्सेसिव फोकस करते हैं क्विक मेमोराइजेशन के ऊपर, इसी को यहाँ पे ऑथर ने बोला है शॉर्ट टर्म इमीडिएट कंसर्न्स, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बी देखिए, द नीड टू क्रिएट लेसन प्लान्स टू कैटर टू डिफरेंट ग्रेड लेवल्स। तो इसके बारे में नहीं है कि यहाँ पे कोई लेसन प्लान के बारे में बता रहे हों, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है। टू एम्फेसाइज सी देखते हैं ऑन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स विद द क्लियर अंडरस्टैंडिंग फॉर देम, ये तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा कि लर्निंग कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियरली अंडरस्टैंड करें, तो शॉर्ट टर्म नहीं होगा, तो सी भी नहीं होगा। डी है द नीड टू हैव मेटिकुलस प्लान्स टू हैव स्टूडेंट्स डेवलप सेल्फ लर्निंग हैबिट्स। तो जो मेटिकुलस प्लान्स होगा ये भी लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म में तो मेटिकुलस प्लान्स जो है ना स्टूडेंट डेवलप नहीं कर सकते सेल्फ लर्निंग हैबिट्स के लिए, तो ऑप्शन डी भी गलत होगा, ये शॉर्ट टर्म नहीं होगा। अब थर्ड नंबर देखते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आर्केस्ट्रेटिंग इन द एबव लाइन्स। तो इस लाइन में आर्केस्ट्रेटिंग का मतलब क्या है, यू विल बी एबल टू फील द सेटिस्फेक्शन ऑफ डिजाइनिंग एंड आर्केस्ट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़। तो इसका मतलब होता है कि आप जो हैं किसी भी काम को अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बहुत ही केयरफुली, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में होता है। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है कि जो भी बाजा होता है, जो भी बजता है ना, वो बिल्कुल एक सीक्वेंस में और एक सीक्वेंशियल मैनर में चलता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग समथिंग केयरफुली। क्वेश्चन 4 है, बाई इंस्टिलिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन चिल्ड्रन टीचर्स कैन इंश्योर दैट स्टूडेंट्स। अगर किसी बच्चे में लाइफ लॉन्ग लर्निंग को हम इंस्टिल कर रहे हैं तो टीचर जो है इंश्योर कर सकते हैं स्टूडेंट के बारे में। ऑप्शन ये बोलता है इसमें कि शेयर इनोवेटिव आइडियाज़ विद द टीचर्स इन क्लास। तो ये जो इनोवेटिव आइडियाज़ है उसका तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। बी है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेज। तो ये भी नहीं है कि वो इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेज को अंडरस्टैंड करें लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। सी है रिस्पेक्ट देयर टीचर्स फॉर देयर रोल्स इन शेपिंग देयर फ्यूचर। तो इसमें रिस्पेक्ट ऑफ टीचर से भी रिलेटेड कोई बात नहीं है, तो भी नहीं होगा।
अब ऑप्शन डी देखिए, बिल्ड कॉन्फिडेंस टू एक्वायर स्किल्स एंड अडेप्ट टू डिफरेंट चैलेंजेज इन लाइफ। बिल्कुल यही है लाइफ लाइन लर्निंग का मतलब, कि हमेशा वो कॉन्फिडेंस एक्वायर करते रहे स्किल को लेकर और अडेप्ट करे डिफरेंट चैलेंजेज को लाइफ में झेलने के लिए। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, व्हिच ऑफ दीज कन्वेज द मीनिंग ऑफ आर्टिस्ट्री इज यूज्ड इन द अबव लाइन। तो देखिए आर्टिस्ट्री का मतलब होता है कि कलाकार जब है ना अपनी कला को, अपने कौशल को दिखाता है। द स्किल ऑफ एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट का जो स्किल होता है, यहाँ पे पैरा 3 में देखते हैं, बिकॉज दैट इज वेयर द एक्सरसाइज जजमेंट एंड आर्टिस्ट्री द मोस्ट फ्रीली एंड फ्रिक्वेंटली। तो यहाँ पे टीचर को बताया गया कि टीचर किसी भी टॉपिक को क्लियर करने के लिए अपने तरीके से एक आर्टिस्ट की तरह उसको प्रेजेंट करते हैं और अपने जजमेंट को एक्सरसाइज करते हैं बहुत ही फ्रीली और फ्रिक्वेंटली होके। तो इसमें ऑप्शन ये देखिए बोलता है द एबिलिटी टू फॉलो समथिंग एक्सेप्शनली। ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि एकदम आप एक्सेप्शन होके वहाँ पे किसी चीज़ को फॉलो करें, तो ऑप्शन ए गलत होगा। बी देखते हैं, द एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड वैल्यूबल। बिल्कुल यही है कि ये आर्टिस्ट्री का मतलब ही होता है और एक्सरसाइज जजमेंट का मतलब होता है कि एक नया चीज़ को करें आप जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सी है, द एबिलिटी टू अप्रिशिएट समथिंग होल हार्टली। तो ये नहीं है कि इसमें कोई होल हार्टली वाला कोई बात हो। और डी है, द एबिलिटी टू क्रिटिसाइज समथिंग इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। तो इसमें क्रिटिसिज्म वाला भी कोई बात नहीं है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन 6 से देखते हैं, व्हिच ऑफ दीज ऑप्शन सपोर्ट द अबव स्टेटमेंट। अ टीचर्स जॉब, इन फैक्ट अ टीचर्स प्रिविलेज इज टू हेल्प अ पर्टिकुलर यंग पीपल टू रियलाइज देयर पोटेंशियल। पैराग्राफ 1 से है कि एक टीचर का काम होता है या टीचर का गौरव होता है कि वो किसी पर्टिकुलर यंग पीपल को रियलाइज करे कि उसके अंदर में क्या पोटेंशियल है। अब इसमें ऑप्शन ए बोलता है कि एज अ टीचर यू विल हैव एन एडवांटेज नॉट शेयर्ड बाई एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो यही है, एक टीचर के रूप में आपको एक प्रिविलेज, एक एडवांटेज होता है कि जो बाकी मेंबर ऑफ सोसाइटी को नहीं मिलता। इसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक टीचर जो है ना उसका एक गौरव है कि वो यंग पीपल को, उसके पोटेंशियल को रियलाइज करता है, वही इसका एडवांटेज है जो कि बाकी सोसाइटी के मेंबर को नहीं होता। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बी देखिए बोलता है, टीचिंग विल नीड यू टू नो हाउ टू एक्सप्लेन आइडियाज़ क्लियरली टू प्रेजेंट न्यू मटेरियल्स इन अ सेंसिबल सीक्वेंस। तो ये तो इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा है क्योंकि इसमें आप किसी के पोटेंशियल को रियलाइज नहीं करवा रहे हैं, आप अपने बारे में बता रहे हैं। सी जो है, आफ्टर टीचिंग अ पर्टिकुलर लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेवरल टाइम्स यू रियलाइज दैट यू अंडरस्टैंड इट डिफरेंटली। तो इसमें आपके लर्निंग के ऊपर बताया जा रहा है, इनफैक्ट इसमें यंग पीपल के लर्निंग के ऊपर नहीं बताया जा रहा है। तो सी भी नहीं होगा। और डी देखते हैं, द जॉब नेवर स्टेज द सेम, इट इवॉल्व्स कंटिन्यूली। और ये काम जो है ना हमेशा एक जमा नहीं रहता, इट इवॉल्व्स कंटिन्यूली। अगेन ये एक टीचर के ऊपर बताया जा रहा है, तो डी भी गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हिच ऑफ दीज कैन बी अ सूटेबल समरी ऑफ द पैसेज। तो इस पैसेज का सूटेबल समरी क्या होगा। तो ऑप्शन ए बोलता है, द पैसेज यूजेज एम्प्टी फैक्ट्स टू ग्लोरीफाई द टीचर्स एंड देयर रोल इन सोसाइटी। तो यहाँ पे देखिए कोई खाली फैक्ट तो नहीं बता रहा है, रियलिटी को बता रहा है, जिससे टीचर का जो ग्लोरी है वो फैल रहा है, सोसाइटी में उनका रोल हो रहा है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी फैक्ट बोल रहा है। बी बोलिए, बी में देखिए कि द पैसेज इंट्रोड्यूसेस टीचर्स टू डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग एंगेजिंग एक्टिविटीज़। तो इस पैसेज में टीचर के डिफरेंट वेज को नहीं बताया जा रहा है जिससे वो एंगेजमेंट को बढ़ाएं, एक्टिविटी को बढ़ाएं, तो भी गलत है। सी देखते हैं, द पैसेज डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ अ टीचर इन डेवलपिंग द फाउंडेशनल स्किल्स ऑफ अ चाइल्ड। बिल्कुल ही बताया जा रहा है कि इस पैसेज में एक टीचर के रोल को बताया जा रहा है कि वो कैसे किसी बच्चे के अंदर में जो फाउंडेशनल स्किल है उसको डेवलप करता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और डी है, द पैसेज कंपेयर्स द रोल ऑफ टीचर्स विद दोज ऑफ अदर प्रोफेशन इन नेशन बिल्डिंग। तो ऐसा तो यहाँ पे कोई कंपेरिजन नहीं बताया गया, तो डी भी गलत होगा। क्वेश्चन 8 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन 1 एंड 2। तो इसमें जो ऑप्शन है उसमें से करेक्टली को अपने को चुनना है जो रिलेशनशिप बनाए 1 और 2 में। तो 1 है कि लर्नर्स कम फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड डिस्प्ले ग्रेट डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। तो जो स्टूडेंट होते हैं, लर्नर होते हैं, वो जीवन के हर भागों से आए रहते हैं और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी क्लास में दिखाते हैं। सेकेंड है, द रोल ऑफ अ टीचर इज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग एज इट रिक्वायर्स देम टू कैटर टू द डिफरेंट नीड्स ऑफ ईच चाइल्ड। इसीलिए किसी टीचर का जो रोल है बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि उसको ज़रूरत रहता है कि हर प्रकार के अलग अलग बच्चों को उसके ज़रूरत के हिसाब से उसको टीच करे। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए बोलता है, टू फर्दर्स द मीनिंग ऑफ 1, कि जो है ना एक के मीनिंग को आगे बढ़ाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि 2 जो है ना एक की मीनिंग को आगे बढ़ा रहा है यहाँ पे, क्योंकि दोनों अलग अलग है। बी बोलता है 1 इज़ द अपोजिट ऑफ 2। तो 1 जो है ना 2 का अपोजिट नहीं है क्योंकि एक तो डाइवर्सिटी के बारे में बता रहा है और दूसरा उससे रिलेटेड चैलेंज के बता रहा है। और सी देखते हैं, 1 इज़ द काज ऑफ 2, कि 1 जो है ना 2 का काज है। बिल्कुल सही है कि 2 में देखिए बोलता है कि
जो रोल होता है टीचर का वो एक्सट्रीमली चैलेंजिंग होता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट रहते हैं। और 1 में बता रहा है कि जो स्टूडेंट हैं वो अलग अलग प्रकार के समाज के हिस्से रहते हैं, अलग अलग परिवारों से आए रहते हैं, और जिसके कारण क्लास में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 इज़ द काज ऑफ 2, यही सही होगा। और डी है 2 नेगेट्स 1, तो ये तो नेगेट नहीं कर रहा है, तो डी भी गलत होगा। क्वेश्चन 9 है, अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स गिवन इन द पैसेज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हाईलाइट्स द मैंडेटरी क्वालिटीज दैट अ टीचर मस्ट हैव। तो इस डिटेल जो पैसेज में दिया गया है उसके हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि एक टीचर में मैंडेटरी क्वालिटीज़ क्या क्या होना चाहिए। तो 9 में देखिए फर्स्ट बोलता है कि उसको क्रिएटिव होना चाहिए, बिल्कुल क्रिएटिव होना चाहिए, क्विक थिंकर होना चाहिए, एकदम सही है। क्विक थिंकर नहीं होगा तो जो चेंजेज आते हैं सिलेबस में या क्लासरूम में उससे अडेप्ट नहीं हो पाएगा। और थर्ड है एविड रीडर होना चाहिए, तो जरूरी नहीं कि वो जो है ना एविड रीडर हो, है ना, बहुत ज़्यादा रीडर हो। फोर्थ है इमोशनली मेच्योर, बिल्कुल उसको इमोशनली मेच्योर होना चाहिए, अदरवाइज वो क्लासरूम को हैंडल नहीं कर पाएगा, अलग अलग स्टूडेंट को हैंडल नहीं कर पाएगा। और फिफ्थ है बिलीव्स इन स्ट्रिक्ट रूटीन, तो ऐसा नहीं कि उसका रूटीन स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इससे क्या होगा बच्चे जो हैं उससे डरने लगेंगे और उससे खुल नहीं पाएंगे। और सिक्स्थ है शुड बी वेल वर्स्ड इन वेरियस लैंग्वेजेज, तो अलग अलग लैंग्वेजों में उसको मास्टर होना जरूरी नहीं है। तो सिक्स्थ भी गलत हो जाएगा, इसके लिए एक टीचर के लिए मस्ट हैव नहीं होगा, तो इसमें होगा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन 10 है व्हिच ऑफ दीज इज अ वैलिड कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू द गिवन लाइन। तो इस लाइन का जो वैलिड कंक्लूजन क्या होगा पूछ रहा है ना। तो समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग इज बाउंड टू अकर जस्ट व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट। तो टीचिंग में क्या होता है, कुछ नया और कुछ एक्साइटिंग जो है ना हमेशा होते रहता है जब आप आशा करते हैं कि वो नहीं होगा। पैरा 4 से है, तो इसमें ऑप्शन ए बोलता है कि टीचर्स शुड सरप्राइज द स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि टीचर को स्टूडेंट को सरप्राइज करना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं बोल रहा है इसमें। बी बोलता है टीचर्स शुड शेयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन द क्लास, तो टीचर को सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए यहाँ पे भी नहीं बोल रहा है। सी है टीचर्स शुड अलाउ स्टूडेंट टू शेयर न्यू फाइंडिंग्स विथ एवरीवन, तो ऐसा यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट है ना उसको टीचर अलाउ कर दें कि जो नया फाइंडिंग है वो सबको बता दें। डी देखिए बोलता है कि टीचर शुड लुक आउट फॉर डिफरेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देमसेल्व्स, इसमें ही बताया जा रहा है कि टीचर को हमेशा अलग अलग प्रकार के लर्निंग अपॉर्चुनिटी को खुद के लिए ढूंढते रहना चाहिए और उनको लर्निंग करते रहना चाहिए, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका सेकेंड पैसेज है स्टडी ऑन फेक न्यूज़, तो इसका फर्स्ट पार्ट है ए 2020 स्टडी ऑन मिस इन्फॉर्मेशन in India by the University of Michigan has noted a rise in the number of inaccurate stories being circulated। तो इसमें बता रहा है कि 2020 की स्टडी में जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है उसने नोट किया है कि भारत में इनएक्यूरेट स्टोरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। सेकेंड पढ़ते हैं द स्टडी यूज्ड 243 यूनिक इंस्टेंसेस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन फ्राम एन आर्क्यू मेंटेन बाई टेटल सिविक टेक्नोलॉजी, अ दिल्ली बेस्ड न्यूज प्रोजेक्ट दैट एम्स टू मेक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मोर एक्सेसिबल to mobile first users. The RQ represents all the stories that have been debunked by different fact checkers। तो इन्होंने देखिए टेटल स्विफ्ट टेक्नोलॉजी के RQ को यूज करके इस चीज़ को बताया है। अब यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा ग्राफ बता रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो जनवरी से लेके अप्रैल तक ये जो मिस इन्फॉर्मेशन वाली स्टोरीज हैं वो बढ़े हैं। थर्ड नंबर है द मिस इन्फॉर्मेशन दैट वाज सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया एप्स वाज क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरीज cultural, government, doctorate, statistics, etc. There are many reasons. One is pure mischief. People who enjoy seeing falsehoods they create propagate, said Jayojit Pal, one of the authors of the study, while talking about why misinformation is spread. Another reason is political, driven by those who want a certain agenda to trump. And then there is pure economics. Platforms often use misinformation to make money by clickbaiting people. The more extreme and controversial a piece of news sounds, the more likely it is that someone will click on it। तो देखिए इसमें जो मिस इन्फॉर्मेशन क्यों सर्कुलेट हो रहा है और इसके क्या क्या टाइप हैं उसको बता रहा है। तो 3 टाइप हैं, कल्चरल, गवर्नमेंट और डॉक्टरेट। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। कुछ लोग केवल मिसचीफ करने के लिए, मज़ा लेने के लिए इसको फैलाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, और ये सब बता रहे हैं जयोज्योति पाल जो कि इस स्टडी के ऑथर हैं। दूसरा पॉलिटिकल रीजन है। पॉलिटिकल रीजन के कारण क्या होता है, एक प्योर एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो इसमें बताया गया है वो है क्लिक बेटिंग, कि जो जितना कंट्रोवर्शियल विवादित न्यूज़ होता है उतना ज़्यादा लोग उसको देखना या उसको क्लिक करना पसंद करते हैं। फोर्थ पढ़ते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ मीडिया आर यूज्ड टू रिले डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, shows the study। For example, misinformation
in the casualty categories relies heavily on visuals such as video clips. Since the goal is to evoke a physical reaction upon fear or disgust, misleading statistics use a lot of text to sound legitimate by offering specifics. तो जो अलग अलग प्रकार के मीडिया होते हैं वो रिलाई करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार के तरीक़ों पे, जैसे कैजुअलिटी वाले विजुअल्स पे डिपेंड करते हैं, वीडियो क्लिप्स पे डिपेंड करते हैं, जिससे जो फिजिकल रिएक्शन है वो इवोक हो जाए। और मिसलीडिंग स्टैटिस्टिक्स को यूज करके ये लोग अपने आप को लेजिटिमेट दिखाने की कोशिश करते हैं। 5वां नंबर पढ़ते हैं, सेवरल मिनिस्ट्री मीडिया हाउसेज इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ चैनल्स हैव पुट आउट वाइडली सर्कुलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन, showed the study. Even public figures, by not reviewing the debunked misinformation from their social media pages, have contributed to this propagation of false information. तो जो false information फैल रहा है इसमें मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस हैं वो भी शामिल हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल वाले बहुत ज़्यादा इसको सर्कुलेट करके रखे हुए हैं। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े पब्लिक फिगर हैं वो भी क्या करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन जो उनके सोशल मीडिया पेजेज पे हैं जो कि डीबंक्ड हैं उसको रिमूव नहीं करते। अब 6 नंबर पढ़ते हैं, The study could not cite clear reasons why mainstream media was sharing misinformation. It hinted that some may simply be out of poor editorial standards in a competitive media ecosystem. One thing that remains clear, however, is that misinformation travels fast. The authors wrote, and that news sources may increase put false through deliberate misinformation or clickbait headlines. यहाँ पे नहीं बताया गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना क्यों मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाता है। इसके 2 रीज़न यहाँ पे बताए गए हैं कि जो एडिटोरियल स्टैंडर्ड है वो काफ़ी गिर चुका है आज के कम्पिटिटिव मीडिया इकोसिस्टम में, और एक चीज़ तो क्लियर है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से फैलता है। तो आतर लिखते हैं कि जो न्यूज़ सोर्स हैं वो बाकियों के फुटपाथ पे चलते हैं जिससे कि क्लिकबेट हेडलाइंस जो है उनको अच्छे से मिले। अब क्वेश्चन 11 देखते हैं, द रिसर्चर्स फ्रॉम मिशिगन गैदर द डाटा फ्रॉम देयर स्टडी फ्रॉम AN। तो हमने अच्छे से समझा है कि जो मिशिगन के रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस डाटा को किसी न्यूज़ चैनल से गैदर नहीं किया है, किसी सोशल मीडिया ऐप से गैदर नहीं किया है, किसी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट से नहीं लिया है। इसको उन्होंने जो दिल्ली बेस्ड न्यूज़ सोर्स है उससे लिया है, मैंने डिपॉजिटरी ऑफ न्यूज़ डाटा से इसको लिया है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, सेलेक्ट द इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी एडेड बिफोर पैराग्राफ 1 इन द पैसेज। तो देखिए जो पैराग्राफ 1 है इस पैसेज का 2020 स्टडी, इसके आगे में हम लोग किसको डाल सकते हैं। तो इसमें है ए, द मेथड बाई विच फेक न्यूज इज स्प्रेड। तो फर्स्ट में ऐसा है नहीं, फेक न्यूज़ के बारे में उससे नहीं बता रहा है। बी, एट द डिफरेंट वेज इन विच वन कैन आइडेंटिफाई फेक न्यूज, ये भी नहीं होगा। सी देखते हैं, डिफिनेशन एंड अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट फेक न्यूज इज, बिल्कुल यही है। इसमें एक डिफिनेशन बताने की कोशिश किया गया है और क्लियरली समझाने की कोशिश किया गया है कि फेक न्यूज़ क्या है। तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं पैराग्राफ 1 में। डी बोलता है, अ लिस्ट ऑफ नोटेबल स्टडीज डन बाय स्कॉलर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। तो ऐसा तो हुआ नहीं है। अब क्वेश्चन 13 देखते हैं, व्हिच ऑफ दिस कैन नॉट बी अ रीजन बिहाइंड द कंडक्शन ऑफ स्टडी ऑन मिस इन्फॉर्मेशन। इनमें से जो है ना कौन सा रीजन नहीं हो सकता जिससे इस स्टडी को किया गया है। तो यहाँ पे बोलता है कैन नॉट, है ना, याद रखिएगा। पीपुल इजली बिलीव इन मिस इन्फॉर्मेशन विदाउट चेकिंग फॉर फैक्ट्स। ये तो रीजन हो सकता है किसी कारण मिस इन्फॉर्मेशन पे स्टडी किया गया है क्योंकि लोग फैक्ट को चेक किए बिना मिस इन्फॉर्मेशन पे विश्वास कर लेते हैं। तो फर्स्ट तो नहीं होगा इसका। बी, द यूज ऑफ बिल बोर्ड्स टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी बैन। तो यहाँ पे बिल बोर्ड का यूज किया जाएगा, बोल रहा है मिस इन्फॉर्मेशन को बैन करने के लिए, है ना। तो ये तो बैन वाला बता रहा है, रोकने के लिए बता रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, ये कंडक्शन ये वाला स्टडी जो है ना इसके लिए नहीं किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, द यूज ऑफ बिल बोर्ड्स ऑफ स्प्रेड इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन इज टू बी बैन। सी है, देयर इज एन इंक्रीजिंग अर्जेंसी टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। इसके लिए तो किया गया है स्टडी ताकि पता चले कि मिस इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या होता है। और डी है, स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन ऑफन डिसरप्ट द कम्युनल पीस इन द सोसाइटी। बिल्कुल, मिस इन्फॉर्मेशन फैलने से, है ना, धार्मिक विवाद पैदा हो जाते हैं। तो इसके लिए स्टडी किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। अब क्वेश्चन 14 है, फ्रॉम द बार ग्राफ गिवन इन द पैसेज वी कैन इन्फर दैट द इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इज। तो देखिए इसमें जो बार ग्राफ दिया हुआ है जिसको हम लोग
समझे हैं तो इसमें क्या बता रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना ऐसे करके बढ़ते जा रहा है ना। तो इसमें क्वेश्चन इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन बोलता है एग्जिबिटिंग इन अपवर्ड ट्रेंड, एक अपवर्ड ट्रेंड को शो कर रहा है, बिल्कुल सही है ना। अभी हमने देखा कि ऐसा करके चल रहा है ये। इसका सेकंड पोर्शन है फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स। तो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के ऊपर के लिए जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। पब्लिक फिगर शेयरिंग मिस इन्फॉर्मेशन ऑन देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपॉन लिस्ट 2। अगर कोई पब्लिक फिगर है उस मिस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो इससे क्या होता है, ये देखिए, पीपल ब्लाइंडली बिलीविंग इन व्हाट हैव बीन शेयर्ड। लोग उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसीलिए उनकी बातों को ब्लाइंडली वो विश्वास कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। पीपल डिफेंडिंग द सेलिब्रिटी फॉर व्हाट हैज बीन शेयर्ड, तो ऐसा तो नहीं होता। पीपल इग्नोरिंग द मेन मैसेज ऑफ व्हाट हैज बीन शेयर्ड, ये भी नहीं होता। और पीपल लुकिंग फॉर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ व्हाट हैज बीन शेयर्ड, तो लोग ओरिजिनल सोर्स पे ध्यान नहीं देते, वो क्या करते हैं, ब्लाइंडली बिलीव करते हैं अपने पब्लिक फिगर पे। तो इसका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है व्हिच ऑफ दिस सेंटेंसेस यूजेज रिले इन द सेम मैनर एज इट इज यूज्ड इन पैराग्राफ 4 ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो इसमें रिले का यूज उसी मैनर में किया गया है जो पैराग्राफ 4 में इस पैसेज में किया गया है। तो देखिए पैराग्राफ 4 में क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि डिफरेंट मोड्स ऑफ मीडिया आर यूज टू रिले डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशंस। तो जो अलग अलग मीडिया हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन को अलग अलग ढंग से यूज करते हैं या फैलाते हैं। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है उसको देख के ऑप्शंस को पढ़ के समझते हैं। तो बोलता है पीटर यूज द रिले ऑफ हॉर्सेस टू पुल द वैगन अप द हिल। तो पीटर जो है ना यहाँ पे हॉर्सेस को यूज करता है ताकि वैगन जो है ना हिल में ऊपर की तरफ आ जाए। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि यहाँ पे न्यूज़पेपर को फैलाना है, यहाँ तो खाली एक तो घोड़ा को खींचना है या वैगन को खींचना है। बी है मेलकॉम एंड जॉन सेटअप रिले ऑफ बकेट्स टू फिल द किड्स पूल क्विकली। तो रिले ऑफ बकेट्स जो है ना इसमें भी क्या हो रहा है, केवल एक पूल भर रहा है बच्चों का। सी देखते हैं रिद्म इंटेंडेड टू रिले एवरीथिंग सी हैड लर्नड टू हर पीयर्स बिफोर सी रिजाइंड, है ना। अब इसमें देखिए ये जो सी वाला ऑप्शन है एकदम करेक्ट है इसका, क्योंकि सी में जो है ना ये जो रिद्म है वो क्या कर रही है कि हर चीज़ जो सीखी हुई है ना उसको वो आगे बढ़ाना चाह रही है, उसको यूज करना चाह रही है रिजाइन करने के पहले। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और डी है न्यू टेलीविजन ट्रांसमीटर्स एंड रिले स्टेशंस हैव बीन सेटअप इन द नेबरहुड, ये भी नहीं होगा डी वाला। अब क्वेश्चन 16 है रीड द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सुटेबली एक्सप्लेन्स देम। तो यहाँ दो स्टेटमेंट को रीड करना है और जो एक्सप्लेन कर रहा है सुटेबल ऑप्शन उसको चूज करना है। फर्स्ट है एन आर्क्यू ऑफ सर्कुलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन इज मेंटेन बाई टेटल स्विक टेक्नोलॉजी। ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो एक आर्क्यू था सर्कुलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन का वो मेंटेन किया था टेटल स्विक टेक्नोलॉजी, पढ़े हैं हम लोग। सेकेंड है टेटल स्विक टेक्नोलॉजी वांट्स टू मेक एक्यूरेट न्यूज मोर एक्सेसिबल, क्योंकि इस टेटल स्विक टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है कि वो चाहता है कि एक्यूरेट न्यूज़ जो है ना लोगों के पास आसानी से पहुँचे। तो देखते हैं 2 लीड्स टू 1, है ना, कि 2 के कारण 1 हुआ है, बिल्कुल सही है कि टेटल स्विक टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है कि एक्यूरेट न्यूज़ जो है लोगों के पास पहुँचे, उसी कारण उन्होंने जो सर्कुलेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आर्क्यू को मेंटेन किया है। तो इसका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द टेक्स्ट। अब हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस टेक्स्ट से, कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, देखिए बोलता है फर्स्ट मेकिंग मनी बाय स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन इज रैम्पेंट। तो लोग जो है मिस इन्फॉर्मेशन को फैला के पैसा बना रहे हैं, ऐसा तो इसमें पता नहीं चला है। सेकेंड देखते हैं न्यूज़पेपर्स आर द मेन सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है कि न्यूज़पेपर जो है मेन सोर्स हैं मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने का। क्वेश्चन थर्ड है मिस इन्फॉर्मेशन कैन बी स्प्रेड इन ऑडियो वीडियो एंड टेक्सटुअल फॉर्म्स, बिल्कुल सही है कि ऑडियो वीडियो और टेक्सटुअल फॉर्म में मिस इन्फॉर्मेशन फैल सकता है। 4 नंबर है द सर्कुलेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन हैज़ सीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, कि जो सर्कुलेशन है मिस इन्फॉर्मेशन का वो अपवर्ड ट्रांजेक्टरी में है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 2, 3 एंड 4 आर ट्रू। अब क्वेश्चन 18 है व्हिच कोड समराइजेज द एसेंस ऑफ द गिवन पैसेज। इसमें से कौन सा कोड जो है ना
इस पैसेज को समराइज कर रहा है। तो फर्स्ट पैसेज देखते हैं, फर्स्ट कोट देखते हैं, बैड न्यूज़ ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, गुड न्यूज़ ट्रेवल्स लाइक मोलेसेस। तो इसमें तो ऐसा नहीं बता रहा है कि बैड न्यूज़ जो है ना स्पीड ऑफ लाइट से फैलता है, तेज़ी से ज़रूर फैलता है, नहीं गुड न्यूज़ के ट्रेवलिंग के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये तो गलत हो गया। बी देखते हैं, इट्स अमेजिंग दैट द अमाउंट ऑफ न्यूज़ दैट हैपेंस इन द वर्ल्ड एवरी डे ऑलवेज जस्ट एग्जैक्टली फिट्स द न्यूज़पेपर, है ना। तो इसके ऊपर भी यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, तो भी गलत हो गया। बी है, ऑल द पेपर्स दैट मेटर लाइव ऑफ देयर एडवर्टीजमेंट्स एंड द एडवर्टाइजर्स एक्सरसाइज एंड इनडायरेक्ट सेंसरशिप ओवर न्यूज़। तो इसमें एडवर्टीजमेंट और एडवर्टाइजर के ऊपर भी नहीं बताया जा रहा है, तो सी भी गलत हो गया। अब डी देखते हैं, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव टेकन ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़ ग्लोबली, दे ट्रीट अ लाई द सेम वे यू ट्रीट अ फैक्ट, है ना। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो लोग न्यूज़ को ग्लोबली फैला रहे हैं और वो लोग लाई को भी उसी प्रकार से फैलाते हैं जैसे कि हम फैक्ट को फैलाते हैं, तो बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 9 है, वी आर लुकिंग फॉर, फर्स्ट फिर ब्लैंक है, वी हैव द रिक्वायर्ड सेकेंड ब्लैंक एज मेंशन बिलो, हिना राइट द अबव लाइन इन हर एडवर्टीजमेंट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हेल्प्स हर कंप्लीट इट अप्रोप्रिएटली। तो हिना जो है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट लिख रही है, तो उसको ये जो 2 ब्लैंक है उसको हमको बताना है कि वो कैसे इसको कंप्लीट कर सकती है। तो देखिए क्या होगा, वी आर लुकिंग फॉर, यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स हो जाएगा, हु हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस, है ना। याद रखिएगा जब भी किसी की वैकेंसी को लिखते हैं तो उसमें स्किल्स और क्वालिफिकेशन जो है ना वो हमेशा होता है। और यहाँ पे देखिए डिसेबिलिटीज और इम्पेयरमेंट बता रहा है, कमिटमेंट एंड मोटिवेशन और वैल्यूज एंड माइंडसेट बता रहे थे, नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, सेलेक्ट द टाइटल दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर द एडवर्टीजमेंट। तो कौन सा टाइटल जो है ना इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा, तो इसमें देखिए बोलता है एडमिशन इनटू शिक्षा निकेतन एनजीओ, तो इसमें एडमिशन वाला तो कोई बात नहीं होना चाहिए। वांटेड स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड्स, ये भी नहीं है क्योंकि ये तो एजुकेटर के लिए वैकेंसी निकाल रही है। द आर्ट ऑफ साइन लैंग्वेज, ये भी नहीं है। डी ही इसका एक्यूरेट है कि वैकेंसीज फॉर एजुकेटर्स। क्वेश्चन 21 है, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द इंफॉर्मेशन पॉइंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर द रीडर्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट टू नो। तो जो एडवर्टीजमेंट को पढ़ेंगे उनके लिए कौन कौन से पॉइंट जो है ना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। फर्स्ट तो बोलता है रीजन्स फॉर द वैकेंसीज, तो वैकेंसी के लिए रीजन देना कोई जरूरी नहीं है, तो फर्स्ट तो गलत होगा। सेकेंड, पे स्केल एंड पक्ष ऑफर्ड, ये बिल्कुल सही है कि क्या पे स्केल मिलेगा, क्या पक्ष से मिलेगा उसको। थर्ड है कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ये भी एकदम जरूरी है। फोर्थ है द पोस्ट एंड द नंबर ऑफ पोजीशंस अवेलेबल, ये भी जरूरी है। फिफ्थ है करेंट मंथली इनकम स्केल ऑफ द कैंडिडेट, है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि करेंट मंथली इनकम स्केल को उसको बताना। और डी है क्वालिटीज एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन द कैंडिडेट्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें 2, 3, 4 और 6 देखते हैं ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन 2, 3, 4 एंड 6 ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब 22 देखते हैं, व्हिच ऑफ दिस वुड बी द मोस्ट सुटेबल ओपनिंग लाइन फॉर द एडवर्टीजमेंट। तो सबसे अच्छा ओपनिंग लाइन एडवर्टीजमेंट का क्या होगा इसमें, तो देखिए ये बोलता है एजुकेटर्स प्रोफिशिएंट इन साइन लैंग्वेज रिक्वायर्ड, यही सबसे अच्छा है। कैसे एजुकेटर चाहिए जो प्रोफिशिएंट हों साइन लैंग्वेज में। बी ग्रीटिंग्स टू द डियर रीडर्स ऑफ द न्यूज़पेपर, ये गलत है। द स्टूडेंट्स ऑफ शिक्षा निकेतन आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, ये भी गलत है। कम ऑल टू हेल्प द शिक्षा निकेतन स्टूडेंट्स, ये भी गलत है। क्वेश्चन 23 है, व्हिच एस्पेक्ट्स शुड हिना डेफिनेटली इंक्लूड इन द एडवर्टीजमेंट। तो हिना को एडवर्टीजमेंट में कौन से एस्पेक्ट को डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए। फर्स्ट जो है ना कैची ग्राफिक्स, बिल्कुल इसको करना चाहिए। सेकेंड जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, है ना, ये भी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड देखते हैं फार्मल टोन, तो फार्मल टोन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको शामिल नहीं करना है। 4 एवेन्यू डिटेल्स, इसको भी नहीं करना है। और फिफ्थ जो है ना कैटेगरी इन टाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैटेगरीज को देना है, तो इसका फिफ्थ हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, उसके लिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। चेतन दास ऑफ 40 PH रोड मैंगलोर हैज़ टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल डेली फॉर अ पब्लिक मूवमेंट टू क्लीन द पेनाबूर बीच। तो एक चेतन दास हैं जिनका एड्रेस है 40 PH रोड मैंगलोर, उनको एक लेटर लिखना है एडिटर को ताकि एक पब्लिक मूवमेंट के बारे में बताएं जिसमें पेनाबूर बीच को क्लीन करना है। 24 नंबर है कि सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर द लेटर। तो इसके लिए अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन ए है नीड फॉर पीपल्स मूवमेंट टू क्लीन द पेनाबूर बीच, है ना, यही है। इसमें एक नीड है, लोगों को ज़रूरत है पब्लिक
मूवमेंट करने का, जिससे पेनाबुर बीच जो है ना क्लीन हो जाए। बी नीड फॉर अवेयरनेस अबाउट पॉल्यूशन ऑन मैंगलोरियन बीचेज, ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पे लेटर उसको लिखना है पेनाबुर बीच के लिए। सी देखते हैं लोकल्स टू बी ऑर्डर्ड टू प्रिवेंट फ्रॉम पॉल्यूटिंग द पेनाबुर बीच, इसमें ऑर्डर्ड बोल रहा है तो ऐसा तो नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और डी है रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट एक्शन अगेंस्ट लिटरिंग ऑन द पेनाबुर बीच, तो भी नहीं होगा। 25 देखते हैं। 25 में बोल रहा है कि आई थिंक वी कैन फर्स्ट ब्लैंक बाय ऑर्गेनाइजिंग अ क्लीनिंग ड्राइव ओवर द वीकेंड्स, वॉलंटियर्स कुड साइन अप फॉर द ब्लैंक एंड कमिट एटलीस्ट 2 hours a day to clean the beach. Chetan says the above suggestions in his letter, select the option that completes it appropriately. तो जो चेतन है ना, इसमें अपने सजेशंस लेटर में शेयर करना चाहते हैं, तो कौन से ऑप्शन में कंप्लीट हो जाएगा? तो देखिए फर्स्ट हम बोलता है आई थिंक वी कैन डिमांड एक्शन, है ना, तो डिमांड एक्शन तो इसमें नहीं होगा, और यहाँ पे प्रोटेस्ट भी नहीं होगा क्योंकि हमको खुद सफाई करना है, तो प्रोटेस्ट करने से सफाई नहीं होगा। सेकेंड देखते हैं मोटिवेट एफर्ट्स, है ना, तो मोटिवेट एफर्ट्स भी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि अपने को जाके करना है, और डिस्कशन भी नहीं होगा। थर्ड देखते हैं एड्रेस द इशू, है ना, हाँ, तो आई थिंक वी कैन एड्रेस द इशू, हम इस इशू को ध्यान दें, ये होगा बाई ऑर्गेनाइजिंग अ क्लीनिंग ड्राइव करके। उसके बाद देखिए, उसके बाद वॉलंटियर्स कुड साइन अप फॉर द इनिशिएटिव, है ना, तो इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, और इसका डी भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द एप्रोप्रिएट ओपनिंग ऑफ दिस लेटर, तो इसमें से जो ओपनिंग है लेटर का वो किस ऑप्शन से सबसे अच्छा हो रहा है? तो ऑप्शन ए बोलता है कि दिस इज ए प्लिया फ्रॉम चेतन टू हियर द पर्सनल टेस्टिमोनीज ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ मैंगलोर, ये तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। बी ए ग्रीटिंग्स फ्रॉम चेतन टू द एडिटर द एस्टीम्ड रेसिडेंट्स ऑफ मैंगलोर एंड वेरियस अदर वेल विशर्स, ये भी सही नहीं है। सी नंबर देखते हैं आई एम चेतन अ रेसिडेंट ऑफ मैंगलोर, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट द डिटोरिएटिंग कंडीशन ऑफ पेनाबुर बीच, बिल्कुल यही सही है। और डी बोलता है आई एम चेतन राइटिंग दिस लेटर टू कन्वे माई डिसगस्ट ओवर द स्टेट ऑफ माई बिलव्ड पेनाबुर बीच एंड टू चैलेंज द अथॉरिटीज, तो इसमें चैलेंज द अथॉरिटी ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन डी भी गलत होगा, सी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन 27 है कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर द बॉडी ऑफ दिस लेटर, तो इस लेटर के बॉडी के कंक्लूजन के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो 27 में बोलता है मे दिस लेटर स्पॉटलाइट योर हार्ट फेल्ट फीलिंग्स टू द रीडर्स, ये तो गलत है। बी बोलता है मे आवर वार्मेस्ट रिगार्ड्स रीच योर रीडर्स एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, ये भी गलत है। सी है आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर टू अराउज पब्लिक एक्शन, बिल्कुल यही सही है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम को हाईलाइट करे वो उसके न्यूज़पेपर में, जिससे लोगों के मन में एक्शन की भावना जगे, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 28 है बिटवीन 1 and 2 व्हिच लाइन शुड चेतन चूज टू इंक्लूड इन द लेटर एंड वाई? फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल शुड इंश्योर दैट सैनिटेशन वर्कर्स क्लीन द बीच रेगुलरली सो वी कैन अवॉइड हेल्थ हजार्ड्स। सेकेंड है एज सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसेस अराउंड अस एंड वी मस्ट डू अवर बिट टू कीप देम क्लीन। अब देखिए इसमें दो बातें बोली जा रहे हैं, एक बोला जा रहा है चेतन के द्वारा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है ना इंश्योर कर दें सैनिटेशन वर्कर जो है ना बीच को रेगुलरली क्लीन करें, जिससे जो है ना हेल्थ हजार्ड वहाँ से अवॉइड हो सके। लेकिन सेकेंड जो है सिटीजन जो है हमारे कंट्री के वो रिस्पॉन्सिबल हैं स्पेसेस के लिए, जगहों के लिए जो हमारे चारों तरफ हैं, तो उनको भी इसको साफ करने में हेल्प करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें ये बोलता है फर्स्ट बिकॉज द प्रॉब्लम इन लेटर इज रिगार्डिंग अ पब्लिक स्पेस, ये तो गलत होगा क्योंकि केवल गवर्नमेंट जो है ना गवर्नमेंट ऑफिशियल उसको क्लीन नहीं कर सकते। सेकंड में फर्स्ट बोलता है बिकॉज लिटरिंग कैन काज मेनी फेटेजल डिजीजेज लाइक डेंगू, है ना, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि लोग अगर लिटर करेंगे नहीं, गंदगी फैलाएंगे नहीं, तो फिर ये सब बीमारी होगा ही नहीं। सेकंड बिकॉज द टोन ऑफ द लाइन वुड मूव पीपल टू एक्शन, है ना, तो ये सेकंड भी नहीं है कि जो टोन ऑफ द लाइन है वो पीपल के एक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हो। और डी देखते हैं, तो डी है इसमें कि बिकॉज द लेटर मेंशंस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल पीपल, हाँ ये ज़्यादा करेक्ट है क्योंकि जो लेटर है ना उसमें बताया जा रहा है कि लोगों को कैसे हम क्लीननेस के लिए इन्वॉल्व करें। तो और 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु विजिट द बीच जस्ट लीव देयर गार्बेज देयर, व्हाट हैपेंस ओवर टाइम इज दैट द बीच बिकम्स मोर एंड मोर डर्टी एंड पीपल देन थिंक दैट इट इज़ फाइन टू लिटर अराउंड। अब देखिए लोग जो जाते हैं बीच में तो अपना गार्बेज वहाँ छोड़ देते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बीच गंदा हो जाता है, फिर बाद में लोगों को लगने लगता है
कि वहाँ जाके अपना गंदगी फिर फैला दें। हाउ कैन चेतन रिवाइज द अबव लाइन्स टू कन्वे दिस हिज मैसेज क्लियरली, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्लेसेस द लाइन्स एप्रोप्रिएटली। तो ये जो चीज़ हो रहा है ना, उसके लिए चेतन किस प्रकार से अपने मैसेज को क्लियरली बता सकता है और किस लाइन में इसको रिप्लेस करके वो अपने लेटर में शो कर सकता है। ठीक है, तो इसमें का ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए बोल रहा है कि द बीच यूजुअली इनकरेजेज लिटरिंग बिहेवियर वेयर इन पीपल हु लीव देयर ट्रेस बिहाइंड मेक अदर्स लिटर एज वेल। तो इसमें देखिए इतना अच्छे से तो नहीं बता रहा है ये वाला जो है ऑप्शन ए जो है बी बोलता है कि व्हेन गार्बेज एक्यूमुलेट्स ओवर टाइम ड्यू टू लिटरिंग डन बाय विजिटर्स इट मेक्स द बीच डर्टी एंड इंक्रीज द लिटर अराउंड। ठीक है, तो भी नहीं बता रहा है। तो सी देखते हैं, मोस्ट विजिटर्स लीव देयर ट्रेस एट द बीच विच नॉट ओनली इंक्रीजेज द लिटर एट द बीच बट आल्सो नॉर्मलाइजेज लिटरिंग फॉर पीपल। बिल्कुल यही है कि जो बहुत सारे विजिटर जो है अपना ट्रेस पहले छोड़ देते हैं बीच पे, उससे क्या होता है बीच पे लिटर बढ़ जाता है और बाद में लोगों को लगता है कि यहाँ पे लिटरिंग करना जो है ना एकदम नॉर्मल चीज़ है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द अप्रोप्रिएट कंटेंट फॉर चेतन टू इंक्लूड इन द बॉडी ऑफ द लेटर। तो कौन सा कंटेंट जो है ना चेतन को इंक्लूड करना चाहिए अपने लेटर के बॉडी में। तो ये बोलता है कि वाई क्लीननेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर सिटीजन। फिर इसका सेकेंड है व्हाट पीपल कैन डू फॉर देयर कंट्री। फिर थर्ड है हाउ सिटीजन्स कैन इंक्रीज गवर्नमेंट ऑफिशियल सैलरीज। तो इसमें देखिए गवर्नमेंट ऑफिशियल सैलरीज जो है ना उसको कोई मतलब नहीं है इस लेटर में, तो ये तो नहीं होगा ये वाला। बी देखते हैं, हाउ बीचेज इन इंडिया कैन बी क्लीन। यहाँ पे बता रहा है कि बीचेज इन इंडिया, जबकि वो एक पर्टिकुलर बीच पेनाबुर बीच के बारे में बात कर रहा है, तो भी नहीं होगा। सी देखते हैं, व्हेन द पेनाबुर बीच वाज फॉर्म्ड व्हिच अथॉरिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इट, हाउ सिटीजन कैन कीप द अथॉरिटीज अकाउंटेबल। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बता रहे थे भी नहीं होगा। अब डी देखते हैं, व्हाट द इल इफेक्ट्स ऑफ लिटरिंग कैन बी। बिल्कुल सही है, गंदगी फैलाने का जो खराब इफेक्ट होता है क्या होता है उसके लेटर में होना चाहिए। व्हाट द करेंट कंडीशन ऑफ द बीच इज, बीच का करेंट कंडीशन क्या है। और इसका थर्ड है हाउ सिटीजन्स कैन हेल्प इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द बीच, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो एक्सट्रैक्ट को पढ़ के ना हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर को यहाँ पे करना है। While I am wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alens and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." What a thunderclap these words were to me! Oh, the wretches, that why what they had put up at the town hall. तो देखिए इसमें बताया जा रहा है, लास्ट लेसन से है ये, कि ये जो राइटर हैं बहुत ज़्यादा वंडर कर रहे थे जब मिस्टर हेमेल जो है ना अपने चेयर में बैठ के इन बातों को उनको बता रहे हैं। ठीक है, तब देखिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। 31 है, हु आर द रिचेज फ्रेंच रिफर्स इन दिस एक्सट्रैक्ट। इसमें जो रिचेज हैं जो यहाँ पे फ्रेंच जो है बता रहा है एक्सट्रैक्ट में, वो कौन है। तो प्रूसियंस हैं, तो इसका ऑप्शन बी होगा द प्रूसियंस। उसके बाद 32 है, व्हाई डज मिस्टर हेमेल टेल एवरीवन टू बी वेरी अटेंटिव। यहाँ पे मिस्टर हेमेल सबको बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहने को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो है ना अधिक से अधिक इस लैंग्वेज को सिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनका लास्ट लेसन रहता है इस क्लास में, जो भी पॉसिबल हो जाए। तो इसका ऑप्शन डी होगा, ही वांट्स टू टीच देम एज मच ऑफ देयर लैंग्वेज एज पॉसिबल इन दैट क्लास। 33 व्हाट डज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन सिग्निफाई। तो जो ऑर्डर है बर्लिन से वो किस चीज़ को बता रहा है। यहाँ पे जो जर्मन कल्चर है जिसको फ्रेंच रीजन के ऊपर थोपा जा रहा था उसको बता रहा है। तो इसका ऑप्शन बी होगा द इम्पोजिशन ऑफ वन कल्चर ओवर अनदर। 34 नंबर देखिए, दिस लाइन्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट डिपिक्ट्स फ्रेंच व्हाट अ थंडर क्लेप दिज वर्ड्स वेयर टू मी। कि वो जो थंडर क्लेप माने जोर का ताली बजाना है, ये जो वर्ड है ना, उसके लिए क्या मतलब रखता था। तो देखिए ये मतलब रखता था उसके लिए कि वो बहुत ज़्यादा एटोनिस्ट था और जो अपॉर्चुनिटी उसको मिल रहा था फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के लिए वो खो दे रहा था। तो इसका ऑप्शन बी होगा एटोनिसमेंट एट अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। 35 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट यूजेज माउंटेड एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। तो इसमें से हम लोगों को उस ऑप्शन को चूज करना है जो कि माउंटेड को यूज किया हुआ है
तो इसका देखिए ऑप्शन बी, पीटर माउंटेड द प्लेटफार्म टू अ राउजिंग वेलकम, कि पीटर ने एक प्लेटफार्म को खड़ा किया ताकि लोगों को अच्छे से वेलकम कर सके, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 6 है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Thus piece by piece he built a swimmer, and when he had perfected each piece he put them together into an integrated whole. In April he said, now you can swim. Dive off and swim the length of the pool crawl stroke. I did, the instructor was finished, but I was not finished. I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror would return, but now I would frown and say to that terror, trying to scare me, well, here is to you, look, and up I had go for another length of the pool. तो देखिए यहाँ पे डीप वाटर से है, यहाँ पे जो है ना डर को भगा देता है इंस्ट्रक्टर, जो है उनको बार बार प्रैक्टिस करवा के, लेकिन डर इसके अंदर में बना रहता है और छोटा छोटा डर हमेशा आते रहता है, लेकिन उसको ये डर आने लगते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं 36 है, व्हाट लेड द नरेटर टू बिलीव दैट ही वाज नॉट फिनिश्ड, कि नरेटर को ऐसा क्यों लगता है कि वो जो है ना फिनिश नहीं हुआ है, उनका जो डर है वो। इसका रीज़न था कि वो इनसिक्योर थे कि अपने डर के ऊपर जीत पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, हिज इनसिक्योरिटी ओवर हिज एबिलिटी टू ओवरकम फियर। क्वेश्चन 37 है, व्हिच ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब द नरेटर्स रिलेशनशिप विथ हिज फियर, इनमें से कौन सा वर्ड जो है ना बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है नरेटर के रिलेशनशिप को डर के साथ में। ये कर रहा है हॉस्टाइल, है ना, बंधक हो गए थे डर ने उनको एक प्रकार से बांध लिया था, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 है, व्हिच ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब द कंट्रास्ट इन द फोकस ऑफ द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर एंड द नरेटर व्हेन इट केम टू स्विमिंग। तो यहाँ पे जो कंट्रास्ट है फोकस का स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के ऊपर नरेटर के ऊपर, जब स्विमिंग की बात आती है तो कौन से इसमें बता रहा है, तो इसका ऑप्शन बी देखिए, व्हाइल द फार्मर फोकस्ड ऑन द फिजिकल द लेटर वाज मोर फोकस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल। बिल्कुल सही है, जो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है वो केवल फिजिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि उन्होंने तैरना सीखा है कि नहीं सीखा है, जबकि जो राइटर है ना वो फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर, साइकोलॉजिकल के ऊपर, कि उनके मन से डर निकला है कि नहीं निकला है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 है, द नरेटर मेंशंस हिज कन्वर्सेशंस विद फियर इन दिस स्टोरी टू एम्फेसाइज द। नरेटर यहाँ पे जो कन्वर्सेशन होता है उनके डर के साथ में उसको बता रहे हैं, किस चीज़ को बताने के लिए, तो देखिए वो बता रहे हैं कि एक स्विमर के रूप में अपनी इंश्योरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट इन हिज इंश्योरेंस एज ए स्विमर। अब क्वेश्चन 40 है, द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हेल्प द नरेटर टू रिगेन हिज, तो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर किस चीज़ में हेल्प करते हैं नरेटर को, तो नरेटर को हेल्प करते हैं वो कॉन्फिडेंस गेन करने में, बार बार स्विमिंग करवा के, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल एट अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट वर्ल्ड familiar ache my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. तो माई मदर से 60 से लिया गया है ये। अब क्वेश्चन 41 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 2। फर्स्ट, द पोएट लुक्स इट इज मदर्स एजिंग फेस, कि जो पोएट है अपनी मदर के एजिंग फेस को देख रही हैं। सेकेंड है, द पोएट रिमेंबर्स एंड ओल्ड फियर्स यूज्ड टू हैव एज अ चाइल्ड, और बचपन से जो एक डर उनके मन में था उसको ये बार बार याद कर रही हैं, तो 41 का हो जाएगा बी, क्योंकि 1 इज द काज ऑफ 2, कि 1 जो है ना दूसरे का कारण है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 पढ़ते हैं, व्हिच ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, इसमें से पोएट का जो चाइल्डहुड फियर था उसको सबसे अच्छा डिस्क्राइब कौन कर रहा है, तो ऑप्शन ए देखिए, और पेरेंट्स विल लीव अस समडे, कि हमारे जो माता पिता हैं वो किसी न किसी दिन हमको छोड़ के जाएंगे, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 43 है, व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू डू इन द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, कि पोएट जो है ना लास्ट लाइन इस एक्सट्रैक्ट में वो क्या बताना चाह रही हैं, तो देखिए लास्ट लाइन क्या है, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कि वो हंसती हैं और हंसती हैं, तो इसका ऑप्शन बी देखिए कि हाइड हर ओन फियर अबाउट हर मदर ग्रोइंग ओल्ड, कि वो अपने उस डर को छुपाना चाहती हैं कि उसकी माताजी जो है ना वो धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 44 है, व्हिच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, इनमें से कौन सा जो है ना पोएट के चाइल्डहुड फियर के लिए सही है, तो ऑप्शन ए देखिए, इट हैज़ रीसरफेस्ड एंड इज पेनफुल टू एक्सपीरियंस, ये जो है ना फिर से वापस सरफेस पे आ चुका है
और इसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। इसी चीज़ को बता रही हैं चाइल्डहुड स्पेयर के रूप में। अब क्वेश्चन 45 देखिए, द अबव एक्सट्रैक्ट शोज अ कंट्रास्ट बिटवीन व्हिच टू एस्पेक्ट्स। इस एक्सट्रैक्ट में कंट्रास्ट बताया जा रहा है दो एस्पेक्ट्स के बारे में, वो कौन है? तो ऑप्शन ए देखिए, हाउ द पोएट फील्स एंड व्हाट द पोएट सेज, कि पोएट क्या महसूस कर रही हैं और क्या वो बोल रही हैं, इसके बीच में एक विरोधाभास है, इसी को बताया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन ए है। अब क्वेश्चन 8 देखते हैं, इसमें भी एक्सट्रैक्ट है, इसको पढ़ते हैं। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, बट हाउ शेल आई डू इट, शी आस्क्ड। सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, शेडो रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, व्हेन ही ब्रीथ्स badly move it away a little. She crouched close to the sleeping face of the young American. It was a piteously thin face, she thought, and the lips were twisted. The man was suffering whether he knew it or not. Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the suffering of prisoners were true. They came like clinkers of rumor, told by word of mouth and always contradicted in the newspapers. The reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly with cries of joy at their liberation. तो क्वेश्चन 46 है, इन द गिवन एक्सट्रैक्ट हना एक्सपीरियंसेस अ बिट ऑफ ब्लैंक फॉर द यंग अमेरिकन। तो इस एक्सट्रैक्ट में क्या पता चल रहा है कि हना क्या एक्सपीरियंस करती है यंग अमेरिकन को लेके? तो एक कंपेशन वो एक्सपीरियंस करती है, उससे उसको एक लगाव हो जाता है। क्वेश्चन 47 है, व्हिच ऑफ दिस क्वेश्चंस डज हना स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन इन द एक्सट्रैक्ट। तो कौन सा क्वेश्चन जो है ना हना स्टार्ट कर रही है रिफ्लेक्ट करने को इस एक्सट्रैक्ट में? तो देखिए हना स्टार्ट कर रही है कि हाउ डिफरेंट वाज द रियलिटी ऑफ प्रिजनर्स फ्रॉम व्हाट शी वाज लेड टू बिलीव, कि जो प्रिजनर्स का रियलिटी होता है और जो उसको बताया गया है कि जहाँ पे भी जैपनीज आर्मी जाता था वो लोग उसको ना हार्टली वेलकम करते थे, तो इसके डिफरेंस को वो फील कर रही है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 48 है, व्हाट चेंजेज हनास परसेप्शन ऑफ द यंग अमेरिकन। तो क्या ने हना के परसेप्शन को यंग अमेरिकन के लिए चेंज किया? तो देखती है एक्चुअल एनिमी को उनके सामने में एक इंसान के रूप में, है ना, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सीइंग द एनिमी एज एन एक्चुअल पर्सन इन फ्रंट ऑफ हर। क्वेश्चन 49 है, हाउ डू हना एंड सडाओ रिएक्ट टू द सिचुएशन ऑफ द वुंडेड मैन। हना और सडाओ ने जो सिचुएशन है वुंडेड मैन उनके सामने में था उसके लिए कैसे वो रिएक्ट किए? इसमें ऑप्शन है देखिए, हना इज कन्फ्यूज्ड अबाउट इट बट सडाओ इज कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो हना जो कन्फ्यूज थी कि क्या करें, लेकिन सडाओ जो है ना कॉन्फिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज द सेम लिटरेरी डिवाइस एज द अंडरलाइन फ्रेज इन द लाइन बिलो। तो देखिए, दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड। तो रूमर की तरह आए और उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ बोला और हमेशा जो कॉन्ट्राडिक्ट करता था। तो देखिए इसमें से अगर ऑप्शन सी को देखेंगे तो इसमें ये जो अंडरलाइन फ्रेज है वो बता रहा है कि जो बोला जाए वो किया जाए या जो हो, तो इसका ऑप्शन सी बोलता है कि वी नीड टू कट कॉर्नर्स इफ यू वांट टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, कि हमको कॉर्नर्स को कट करना पड़ेगा यदि हम काम को समय पे पूरा करना चाहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और बाकी जो ऑप्शन है ना वो उसके इक्वल नहीं है। अब क्वेश्चन 51 है, व्हिच ऑफ दीज इंसिडेंट्स इज सिमिलर टू दैट द नरेटर ऑफ डीप वाटर एक्सपीरियंस्ड विद स्विमिंग। इनमें से कौन सा इंसिडेंट जो है ना सिमिलर है जो डीप वाटर में जो डर नरेटर अनुभव करते हैं स्विमिंग के दौरान? तो इसका ऑप्शन डी देखिए, कविता गॉट स्टक इन एन एलिवेटर एट अ मॉल एंड रिफ्यूज टू राइड एन एलिवेटर फॉर ईयर्स आफ्टर द इंसिडेंट। कि कविता जो है ना वो स्टक हो गई थी एलिवेटर में एक मॉल में और उसके बाद उसने कई सालों तक एलिवेटर नहीं चढ़ा। लास्ट वीक शी मैनेज टू गेट इन एन एलिवेटर विथ हर फ्रेंड्स हेल्प फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 ईयर्स। और लास्ट टाइम वो मैनेज करती है एलिवेटर में चढ़ने के लिए 5 साल में पहली बार अपने दोस्त की मदद से। तो यही ऑप्शन एकदम एक्यूरेट है क्योंकि ये डीप वाटर के डर से रिलेटेड है। क्वेश्चन 52 है, द पोएम माई मदर एट 66 कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द पोएट्स। ये जो है ना सबसे अच्छा बताया जा सकता है कि पोएट का जो रियलाइजेशन है एक बहुत ही कठिन सच्चाई के लिए, तो इसका ऑप्शन बी होगा, रियलाइजेशन ऑफ अ डिफिकल्ट ट्रूथ, कि जो पेरेंट्स होते हैं वो भी एक दिन गुजर जाएंगे, एक दिन मर जाएंगे और इस चीज़ को रियलाइज करना ना काफ़ी ज़्यादा पोएट के लिए दुखदायी हो रहा था। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 53 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन 1 एंड 2 इन लास्ट स्प्रिंग। तो लास्ट स्प्रिंग चैप्टर से रिलेटेड है ये, उसमें अपने को रिलेशनशिप बताना है 1 या 2 में। फर्स्ट है, बेंगल मेकर्स आर नॉट एबल टू एस्केप द वेब ऑफ पॉवर्टी,
कि जो चूड़ी बनाने वाले थे वो वेब ऑफ पॉवर्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सेकेंड, बंगाल मेकर्स लॉज देयर विजन इन देयर यूथ ड्यू टू बेड वर्किंग कंडीशंस, और बंगाल मेकर जो है ना जवानी में ही अपना विजन खो दे रहे थे बेड वर्किंग कंडीशन के कारण। तो इसमें देखिए बोलता है फर्स्ट एज फॉल्स टू इज ट्रूथ, तो गलत है। सेकेंड देखते हैं टू एक्सप्लेन्स रीजन फॉर वन, है ना, दो जो है ना वन का एक रीजन है, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि चूँकि वो जवानी में अपना विजन खो देते थे इसीलिए पॉवर्टी से वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, गिवन बिलो आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरीज, व्हिच ऑफ दीज एस्पेक्ट्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू द टेक्स्ट डीप वाटर। तो इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरीज के, तो इसमें से कौन सा जो है ना अप्लाई नहीं होगा डीप वाटर के ऊपर। ठीक है, तो 54 का आप भी देखिए, बोलता है इवेंट्स आर फोकस्ड मोर ऑन फैक्ट्स देन ऑन इमोशंस, कि ऐसे इवेंट जो फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होते हैं। तो डीप वाटर में ऐसा नहीं हो रहा है इमोशन के बजाय, क्योंकि वहाँ पे इमोशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो कैन नॉट अप्लाई में ऑप्शन भी हो जाएगा। बाकी जो है इवेंट्स आर सेंटर्ड ऑन अ लेसन लर्नड बाय द राइटर, ये तो बिल्कुल सेम है। इवेंट्स आर रिटन फ्राम अ फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, तो डीप वाटर में ऐसा किया गया है। इवेंट्स आर अरेंज्ड फ्राम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, तो डीप वाटर में ऐसा किया गया है। तो ये तीनों सही होंगे इसके लिए, लेकिन कैन नॉट क्या होगा, ऑप्शन भी होगा। 55 देखते हैं, इन द स्टोरी द थर्ड लेवल द नरेटर सेज द अबव लाइन बिकॉज ही फाउंड अ लेटर दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। तो इसमें ऑप्शन देखिए 55 का, ही वॉज नॉट हैप्पी टू डिस्कवर, तो ऐसा तो नहीं है कि खुश नहीं थे डिस्कवर करके। बी ही हैड रिटन बाई हिज ग्रैंडफादर, तो उनके ग्रैंडफादर ने भी इसको नहीं लिखा था। हिज ग्रैंडफादर हैड नेवर टोल्ड हिम अबाउट, उनके ग्रैंडफादर ने उसको कभी नहीं बोला था भी नहीं है। तो डी देखते हैं, वाजन पार्ट ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स ओरिजिनल कलेक्शन, ये उनके ग्रैंडफादर का ओरिजिनल कलेक्शन नहीं था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 56 है, व्हिच ऑफ दिस इज नॉट अ थीम इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, तो कीपिंग क्वाइट पोएम का थीम इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी देखिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट इन ऑल आवर परस्यूट्स, ये नहीं है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, इन द स्टोरी द एनिमी व्हाट इज द मेन डिलेमा दैट हाना एंड द सडाओ फेस, तो एनिमी में क्या डिलेमा फेस कर रहे थे हाना और सडाओ जो। तो इसका ऑप्शन ए है टू अबेंडन द अमेरिकन एज अ पेट्रियट और सेव हिम एज अ ह्यूमनिस्ट, कि वो डिलेमा था कि एक राष्ट्रभक्त के रूप में अमेरिकन को छोड़ दें या एक मानव के रूप में उसकी सेवा करें। तो इसका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 58 है, द ऑथर्स पर्पज इन राइटिंग द लास्ट लेसन इज टू शो द, जो ऑथर का पर्पज है लास्ट लेसन को लिखने का, उनका उद्देश्य क्या रहता है इसमें। तो इसका ऑप्शन डी देखिए, फार रीचिंग इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डिसीजंस, जो राजनीतिक निर्णय होते हैं उसके जो इफेक्ट होते हैं काफ़ी गहरे होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 59 है, व्हाट डिड सैम मीन बाय द फ्रेज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि जो ड्रीम जाग के देख रहे हैं और साथ ही साथ वो जो विश है ना वो पूरा हो जा रहा है। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ये देखते हैं कि चार्ले हैड डे ड्रीम दैट अलाउड हिम टू एस्केप हिज प्रॉब्लम्स, कि चार्ले को दिन में सपने आते थे जिससे वो अपने समस्याओं से दूर हो जाता था। तो इसका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 60 है, इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम व्हाट इज आयरनिक अबाउट द वॉल हैंगिंग्स एंड द डोनेशंस इन द क्लासरूम। तो जो चैप्टर है इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम में क्या आयरनिक है वॉल हैंगिंग्स में और जो डोनेशंस है इन द क्लासरूम में, मतलब जो पेंटिंग था वो एक अमीर दुनिया को दिखाया करती थी और जो दुनिया बच्चे लोग जी रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा गरीब था। तो इसका ऑप्शन ये देखिए, द वर्ल्ड रिप्रेजेंटेड इन दिज ऑब्जेक्ट्स डज नॉट रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड दैट द चाइल्ड लिव इन, बिल्कुल ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा इसमें।